So good afternoon to all. Today's topic is, it is in continuation, is the classification of fatty acids. प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, बड़ा डिस्टरबेंस होता है. प्लीज इट इज रिक्वेस्टेड अपना माइक म्यूट कर लीजिए. किसी का माइक ऑन है प्लीज. सो in continuation to the earlier discussion regarding fatty acid, I just only brief here what we discussed earlier or in our previous lectures. We do have discussed regarding fatty acids. हमने डिस्कस किया था फैटी एसिड क्या होते हैं, उसकी केमिस्ट्री को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे. फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था और उसके कुछ स्पेसिफिक बॉन्डिंग पैटर्न्स को हमने डिस्कस किया था. आज जो है वी विल डिस्कस और emphasize classification of fatty acid, and I today also discuss some of its specific configurations and its importance. So let us begin our today's class. Classification of fatty acid means हम fatty acid को हाउ वी कैन क्लासीफाई, हम उसको क्लासीफाई कैसे कर पाए, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर पाए, वर्गीकरण कैसे कर पाए उसका. तो वर्गीकरण करने के लिए या उसको क्लासीफाई करने के लिए यहां पर मुख्यतः मैंने 3 आधारों को माना हुआ है कि हम 3 आधारों के रूप में फैटी एसिड को क्लासीफाई कर सकते हैं. These are the 3 different categories on the basis of which fatty acids are categorized or classified. So accordingly हम फैटी एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं आइदर उसके बॉन्डिंग्स के ऊपर, कि आपका जो फैटी एसिड है उसमें किस तरह का बॉन्ड मौजूद है, या हम फैटी एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर, या हम फैटी एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं उसके कुछ स्टीरियो आइसोफॉर्म्स के द्वारा या उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के द्वारा, या उसमें भी अगर हम बहुत एम्फसाइज करें तो स्टीरियो आइसोमर्स या फिर उसके ज्योमेट्रिकल आइसोफॉर्म्स के द्वारा. ऑल्दो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोफॉर्म्स के साथ हम एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज आइसोमर्स. So these are the 3 main category or different category accordingly to classify the fatty acids. So one is the bonding pattern, second is the nutritional requirement, and third is the geometrical isoforms or the isomers. ये 3 कैटेगरी हैं विशेषता. चलिए हम उसको देखते हैं क्या क्या है. नाउ अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग पैटर्न, फैटी एसिड में बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से आप फैटी एसिड को कैसे कैटेगराइज करेंगे. तो हम लोगों ने पिछली क्लास में एक चीज देखी थी कि जो फैटी एसिड्स हैं, दे आर मॉलिक्यूल्स हैविंग एलिफेटिक
chain and carboxyl functionality within their molecule. तो अगर हम लोग बॉन्डिंग पैटर्न की बात करें यहां पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दो तरह के बॉन्ड्स हैं, एक है सिंगल बॉन्ड और एक है डबल बॉन्ड, और इनकी पोजीशन भी जो है वो अलग अलग है। देखिए, जब ये मॉलिक्यूल दो भाग में डिवाइडेड है, तो दोनों ही भागों में, यानी इसके हेड और टेल रीजन में, जो हमने बात करी थी पिछली बार भी, इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है लिपोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट में कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक तरह का डबल बॉन्ड है, और जो आपका टेल पार्ट है, जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोफोबिक टेल है या लिपोफिलिक टेल है, उस टेल में भी सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो जब हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं फैटी एसिड को, तो हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि सिंगल और डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है, जिसके बेसिस पे हम फैटी एसिड को कैटेगराइज कर रहे हैं, वो किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को की कंसीडर करनी चाहिए। तो भाई देखिए, यहां पर ऐसा है कि जो कार्बोक्सिल फंक्शनैलिटी है, जो उसका हेड पार्ट है, वो उसकी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, उसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है। हाउएवर, वो एक फंक्शनैलिटी है, वो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम उसके बॉन्डिंग पैटर्न को यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पर आप बॉन्डिंग पैटर्न को कंसीडर करेंगे जो आपके कार्बन के जो टेल लगा हुआ है, जो उसका हाइड्रोफोबिक टेल लगा हुआ है, उस हाइड्रोफोबिक टेल के अंदर जो बॉन्डिंग पैटर्न है, उस बॉन्डिंग पैटर्न को आपको कैटेगराइज या उसको आपको कैटेगराइज करना है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस बॉन्डिंग, उस टेल में किस तरह के बॉन्ड पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका फैटी एसिड किस तरह के फॉर्म में अवेलेबल है या प्रेजेंट है, या सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब हो गया ऐसा फैटी एसिड जिसके पास में कोई डबल बॉन्ड नहीं है और इनके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। और ठीक इसका अपोजिट अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए, जिनके पास में डबल बॉन्ड है और साथ में सिंगल बॉन्ड भी है। ध्यान रखिएगा, अनसेचुरेशन का मतलब ये कतई भी नहीं है कि उनके अंदर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी है, बट सेचुरेटेड में क्या है, दे कंटेन्स नो डबल बॉन्ड, रेदर दे डू कंटेन ओनली द सिंगल बॉन्ड विद इन देयर कोर स्ट्रक्चरल और कोर स्केलेटन। So as I discussed, a fatty acid is said to be saturated, or a fatty acid is said to be saturated fatty acid if it have no double bond in its core structure, or the carbon tail or the hydrophobic part of fatty acid contains no double bond between the carbon, between the neighboring carbon or between the two carbons. And here in this case, the almost all over valencies of carbon
in this hydrocarbon chain is satisfied with as many as hydrogen as the carbon accommodate as per or to satisfied its genuine valencies. Now, when we are saying a fatty acid is a saturated fatty acid, जब हम कह रहे हैं कि कोई फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो उसको कहने का मतलब सिंपल यही है कि उसके अंदर जो कार्बन है, जो कार्बन का चेन है, जो हाइड्रोकार्बन का चेन है, इट इज ऑलवेज or its valencies of the carbon is always and almost satisfied only with hydrogen to make the molecule stable, and hence this molecule is to be known as, or this particular chain is to be known as hydrocarbon chain. Now, जो भी saturated fatty acids हैं, these saturated fatty acids are solid at room temperature. तो अगर ये सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। सॉलिड होंगे तो कम होगा। फिर सोचिए, कोई भी फैटी एसिड जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा? सॉरी, हाँ ज्यादा होगा सर। भाई वो सॉलिड है ना, तो बताया था। हाँ वो सॉलिड है ना, तो इट रिक्वायर्स certain external agency, it requires certain external energy, and only when this external energy in form of heat is applied or is supplied to the fatty acid, then only the fatty acid is able to transform or to convert from one state to another state. ठीक है ना भाई, बात समझ आ रही है आप लोगों को? जहां पर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, यू आर मेल्टिंग समथिंग, you want to melt something, then any matter or any compound which is solid right at the room temperature, and you want that compound to be get converted from solid state to liquid state, that is, here you are converting one physical state into the another physical state. So you have to provide certain heat, you have to provide certain energy, and this energy here you are providing in form of heat. So whatever the solid fatty acid which is at the room temperature, जो भी fatty acid है जो रूम तापमान पे रखा हुआ है वो solid रहता है. This is a general principle. All the fatty acids which are saturated are solid at the room temperature, and hence if you want to convert them in the liquid, you have to provide certain energy in form of heat, and then only they will be converted from solid to liquid. This indicates they have a higher melting point comparatively, and this is the reason. देखिए यही एक रीजन भी है कि अक्सर कहा जाता है कि अगर आप अपने डाइट में फैटी एसिड को इंक्लूड कर रहे हैं तो you should include the fatty acids which are unsaturated, which remains liquid even at the room temperature, because if they remains liquid, जो फैटी एसिड आप खा रहे हैं उसको अक्सर ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप जो भी फैटी एसिड खा रहे हैं
या अपने खाने में सम्मिलित कर रहे हैं, तो एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, एक बेहतर जीवन के लिए जो भी फैटी एसिड का आप यूज कर रहे हैं, दैट फैटी एसिड शुड बी अनसेचुरेटेड वन। क्योंकि अगर आप सेचुरेटेड फैटी एसिड खाएंगे जो कि रूम टेम्परेचर में ही सॉलिड है, वो आपकी बॉडी में जाएगा, तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में जो माइक्रो वस्कुलेचर्स हैं, माइक्रो कैपिलरीज हैं, वहां जाके वो जमने लगेगा, आपके ब्लड वेसल्स में जमने लगेगा, तो वो क्या करेगा, कोई बीमारी को लेके आएगा। So the prominent example here in case of the saturated fatty acid is the animal fat. जो एनिमल फैट हमको प्राप्त होता है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और जो एनिमल फैट को अगर कभी भी आप पानी में मिलाएंगे, जो भी एनिमल फैट है, whenever this such animal fat is mixed with the water, तो उसके अंदर एक ही टेंडेंसी रहेगी। देखिए पहली चीज तो यही रहेगी, जो फैटी एसिड है वो पानी में घुलेगा नहीं, चाहे वो एनिमल का फैटी एसिड हो या फिर प्लांट से लिया गया हो। इस मामले में तो दोनों सेम है, इस मामले में दोनों सेम है, दोनों सेम है। फैटी एसिड आप किसी भी स्रोत से ले लीजिए, it will remains usually undissolved in the water, whether it is obtained from the plant source or it is obtained from the animal source. But how to distinguish, how to differentiate, and this differentiation can be done to certain extent or for physical characterization on the basis how the fatty acid behaves when it comes in contact with the hydrophilic solvent, for an example water. So here in such case, if you mix, or if you really want to analyze that this fatty acid is either from the animal source or it is from the plant source, you can do this preliminary test. If this fatty acid, animal fatty acid, can mix with the cold water, this fatty acid gets instantaneously, although it don't dissolve, but it instantaneously gets more solidified. Once it comes in contact with the cold water. And animal fats, and the oils or the fatty acid, which are the unsaturated one, even when they are mixed with the cold water, they do not dissolve. They also have the same property, they also have the same tendency to not get passed into the hydrophilic solvent. Rather, they remains in their own liquid state even when they comes in contact with the cold water. वो अपना state नहीं बदलेंगे, वो अपना state नहीं बदलेंगे. They remains in the same state. However, the saturated fatty acid becomes more and more solidified. It gets more solidified. If the saturated fatty acid is a semi-solid, it gets solid. बात समझ आई नहीं? This is a very important test, or it is a very primary test to distinguish. So unsaturated fatty acid. Let us look into what is the unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid means the fatty acid that contains double bond within their core structure. And this double bond is present where? This double bond is present where? This double bond is present in the hydrophobic part or the hydrophobic tail of the fatty acid, which we have discussed earlier. In my earlier classes also, I have shown you people where is the head, where is the tail, where is the hydrophilic part, where is the hydrophobic part. So the hydrophobic part on the basis whether the hydrophobic part contains any double bonding in their core structure. Such double bonding pattern or such presence of double bonding causes what it causes
बताइए क्या करेंगे डबल बॉन्ड, दे मेक्स द फैटी एसिड अनसैचुरेटेड वन। और जैसे वो डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड और क्या करेगा, व्हाट इज इफेक्ट डू, क्या करेगा कोई बताइए, डबल बॉन्ड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फैटी एसिड में डबल बॉन्ड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी उसकी, सर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो हाँ जाएगा। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बेटा वो तो उसका नाम हो गया ना बेटा प्रद्युमन, वो नाम हो गया उसका। मैं कह रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा, अभी डिस्कस किया भाई, मेल्टिंग पॉइंट उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफर करेगा। वेरी गुड, किसने बताया, एक्सीलेंट। जैसे जैसे आप उसमें अनसैचुरेशन बढ़ाएंगे, its physical state gets converted from solid to liquid. So जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको फर्दर आप सब कैटेगराइज कर सकते हैं। मूफा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया होगा आई होप, या मैंने डिस्कस किया हो, लेकिन नहीं भी किया तो मैं आज कर देता हूं। MUFA, मूफा, and another term is the PUFA. So monounsaturated fatty acid. Yes, excellent, good. ये हमने मूफा एंड पूफा, इसको मैंने अपने जो मैंने अपना YouTube का एक लेक्चर भी पहले अपलोड किया, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है। मैं इसको यहां भी डिस्कस करता हूं, ये है क्या। So here the MUFA and the PUFA, what are? Any saturated fatty acid may contain more than one double bond. If it contains only one double bond, दो कंडीशन हो सकती है भाई, जो अनसैचुरेशन है वो दो तरह का हो सकता है, या तो उस फैटी एसिड के बाद में एक डबल बॉन्ड, और या उस फैटी एसिड के बाद में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, छह हैं। तो दो से अगर ज्यादा हो गए, दो से अगर ज्यादा हो गए तो हम क्या कहेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है और नहीं है, कितने हैं, एक ही है, तो हम उसको कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, म्यूफा। देखिए लिखा हुआ है यहां पर, आप देख सकते हैं इसको, म्यूफा एंड प्यूफा। दिस इज द म्यूफा, दिस इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड दिस इज द प्यूफा, दैट इज द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब एक डबल बॉन्ड मोनो अनसैचुरेशन, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पॉली अनसैचुरेशन, ठीक है। फर्दर भी इनको आप सब क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्दर भी आप इनको सब क्लासिफाई कर सकते हैं। और जब इनको आप नॉमेनक्लेट करेंगे केमिस्ट्री में, तो जिनके पास में, मैं दिखाता हूं कैसे कर रही है इनको, जब इनको आप एक सिस्टमैटिक नेम की तरफ लेके जाएंगे, तो अगर एक डबल बॉन्ड है, मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। मैं डबल बॉन्ड लिख रहा हूं, दिख रहा है, अगर एक डबल बॉन्ड है, आपके स्क्रीन में चल रहा है ये, यस सर। यस सर। ठीक देख कर, ये एक डबल बॉन्ड है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनो इनोइक एसिड, MONO। चलिए तो चार डबल बॉन्ड हुए ना, इनोइक एसिड। हाँ क्या कह रहे हो सर? ये 4 डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। नहीं, मैं डबल बॉन्ड लगा, इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं बेटा, ये डबल बॉन्ड नहीं इक्वल टू का साइन। अभी, ठीक है बेटा, आप समझ में आया? यस सर।
ना, वो डबल बॉन्ड नहीं था बेटा, वो मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा था, वो कोई डबल बॉन्ड नहीं था। आप समझे? अगर एक डबल बॉन्ड है, इसको हटा दूं क्या मैं? आपको दिख नहीं रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो मोनोइनोइक एसिड। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लेके चल रहा हूं, एज पर द सिस्टमैटिक नेम जब हम लेंगे, तो डबल बॉन्ड के ऊपर से अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसको मैं बोल रहे हैं म्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक डबल बॉन्ड है तो उसमें बोलेंगे मोनो इनोइक एसिड। ठीक है भाई, ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक के लिए लगता है, जब नॉमेनक्लेट करोगे तो कैसे लगता है भाई? ओइक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स। ठीक है, इन इंडिकेट्स डबल बॉन्ड। इन नाम सुना भाई जब आप नॉमेनक्लेचर करते हैं आईयूपीएससी में? और मोनो इंडिकेट्स द वन, तो वन डबल बॉन्ड विद इन द कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर। मैंने बताया भाई फैटी एसिड क्या है, दे आर द मोनो, दे आर द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो मोनो इनोइक मतलब सिंगल डबल बॉन्ड अगर फैटी एसिड में है तो इट इज नोन एज मोनो इनोइक एसिड। लाइकवाइज दो डबल बॉन्ड हो गए, चलिए क्या बोलेंगे इनको? डाई इनोइक एसिड। समझ में आई? दो डबल बॉन्ड हो गए। देखो डाई, डाई मतलब डबल, ये दो मतलब डाई मतलब दो। एन, एन मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखा रहा है, दो कितने? दो। इन इन लगता लगा दे मतलब ये लोग इन भूल गए लगता है तुम लोग। इन फिर ओइक एसिड, ओइक एसिड दिखा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। या हम लोग ई क्यों नहीं लगा रहे हैं? ई क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे हम लोग? ई इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आपका ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। यस सर। तो दो वॉवल एक साथ में लगाएंगे। ठीक है, मेरे को हमने जिसको तोड़ा तो इसका नाम इस तरह से आएगा, डाई दो, इन डबल बॉन्ड, ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड को दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो अगर तीन डबल बॉन्ड है तो अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा आप लोग। तीन है तो क्या होगा बताओ? ट्राई इनोइक, ट्राई ओइनिक, वेरी गुड, ट्राई इनोइक एसिड, एक्सीलेंट। तीन है तो ट्राई इनोइक एसिड, शाबाश। चार डबल बॉन्ड बताओ? टेट्रा, टेट्रा, वेरी गुड, टेट्रा इनोइक एसिड, टेट्रा क्या? टेट्रा इनोइक, टेट्रा इनोइक एसिड, पूरा नाम बताया करिए, शाबाश, गुड। टेट्रा इनोइक एसिड। फिर पांचवा, पांच डबल बॉन्ड, पेंटा इनोइक एसिड, पेंटा इनोइक एसिड, पेंटा इनोइक एसिड, शाबाश। छह डबल बॉन्ड, हेक्सा इनोइक एसिड, वेरी गुड। So likewise आप सब कैटेगराइज कर सकते हैं किसको? पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इस तरह से। ठीक, डाइनोइक एसिड, ट्राइनोइक एसिड, टेट्राइनोइक एसिड, पेंटाइनोइक एसिड एंड हेक्साइनोइक एसिड। This is only from the point of view of your chemistry and also जो म्यूफा है, they do contain only one subcategory या one sub chemical nomenclature as per the subcategory. It is said to be the monoenoic acid. अच्छा इनका एग्जांपल भी देख लेते हैं, चलिए। मोनोइनोइक एसिड का जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है, इट इज टेल्मिटोलोइक एसिड। टेल्मिटोलोइक एसिड, टेल्मिटोलोइक एसिड। दूसरा प्रोमिनेंट एग्जांपल है इसका ओलिक एसिड। ओलिक एसिड, वेरी गुड। फिर है यूरिक एसिड, ERUIC, यूरिक एसिड। These are the sufficient example from point of view of yourself. आप लोगों के हिसाब से काफी है। टेल्मिटोलोइक एसिड, ओलिक एसिड एंड यूरिक एसिड। ऑल्दो नर्वियोनिक एसिड और इलाइडिक एसिड को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। नर्वियोनिक एसिड एंड इलाइडिक एसिड।
इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। डाइनोइक एसिड का एग्जाम्पल, तो 2 डबल बॉन्ड होते हैं। लिनोलिक एसिड, नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। लिनोइक एसिड, हाँ, ये मैं टाइप कर रहा हूं, लिनोइक, यस। लिनोलिक एसिड, देखिए मैंने टाइप किया डाइनोइक एसिड के सामने। ट्राई के लिए आप लोग इसको नोट करते रहिए अपनी कॉपी में प्लीज। ट्राई के लिए गामा लिनोलिनिक, गामा GAMA, गामा लिनोलिनिक, गामा लिनोलिनिक एसिड, इट इज द ट्राइनोइक एसिड। टेट्राइनोइक एसिड, एराचिडनोइक एसिड, टेट्राइनोइक एसिड, टेट्राइनोइक एसिड का एग्जांपल इज द एराचिडनोइक एसिड। इसको आप लोग लिख लीजिए बेटा, दिस एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप जो कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसको आप देखिए डबल बॉन्डिंग के पैटर्न पे कर रहे हैं। इसको लिख लीजिए, या आपको कुछ कमी किताबों में मिल पाएगा। ये 5 डबल बॉन्ड, टिम्नोडोनिक एसिड, लिख लीजिए बेटा, टिम्नोडोनिक एसिड। आप लोग लिखते रहिए, शाबाश। कुछ नहीं समझ में आया मुझे पूछिए। टिम्नोडोनिक एसिड, then सर्वोनिक acid, this is the hexanoic acid, सर्वोनिक acid, this is the hexanoic acid. So they all are the, ये क्या है, इनको कौन सा नाम बताएंगे? ये क्या IUPAC नेम है जो नाम लिखा है आप लोगों ने? ये केमिकल नेम है भाई, जो नाम लिखा आप लोगों ने। मेरी बात सुनो, जो नाम लिखा, आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो आपने जो नाम लिखा है बेटा, ये नाम जो है केमिकल नेम है या IUPAC नेम है? केमिकल नेम। केमिकल नेम है। अच्छा, और कोई बताइए, ये केमिकल नेम है, IUPAC नेम है, कॉमन नेम है? कॉमन नेम। ये कॉमन नेम है, यस, दे आर द कॉमन नेम बेटा। केमिकल नेम इसलिए नहीं है ना कि हम यहां पर उसके स्पेसिफिक किसी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं जनरली, ठीक है? हम स्पेसिफिक बेटा इसमें स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो ये केमिकल नेम तो नहीं है। और IUPAC नेम ये हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि IUPAC नेम अगर ये होता तो इस बॉन्डिंग पैटर्न का पोजीशन आपने लिखा होता कि 3 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है, 5 डबल बॉन्ड है, उसका पोजीशन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, क्या से कौन से ग्रुप है। तो IUPAC नेम तो कभी नहीं हो सकता ये, ठीक है? तो बेटा दीज आर द कॉमन नेम। यस सर। देखिए यहां पर मैंने एक टेबल बनाया है, एंड टेबल दिख रहा है? बड़ा करूं इसको? दिख रहा है? आप लोग बेटा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक टेबल है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखा है, फिर उसका नाम है, कॉमन नेम ही है बेटा, ये फॉर्मूले हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, सोर्स है। तो देखिए माइरिस्टिक एसिड सैचुरेटेड है, 14 कार्बन है, और इसका सोर्स क्या है, मेल्टिंग पॉइंट देखिए 54 डिग्री सेल्सियस है, ठीक? और सोर्स है बटर फैट, कोकोनट ऑयल, नटमेग ऑयल। तो इसको ध्यान रख लीजिए, जो आप बटर फैट ले रहे हैं या जो नारियल का तेल ले रहे हैं, उसके अंदर कौन सा एसिड है? सैचुरेटेड एसिड है, माइस्ट्रिक एसिड। और देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सैचुरेटेड एसिड है, तो जो बटर है वो पिघला होता है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड होता है, सॉलिड होता है कोकोनट ऑयल, सॉलिड होता है सर। हाँ, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल सॉलिड होता है, पिघला होता है? सॉलिड सॉलिड होता है। तो इसको ध्यान रखिए,
जो भी सेचुरेटेड हैं वो सब कैसे रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, सॉलिड। ठीक है। फिर देखिए पैल्मिटिक एसिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए 63 डिग्री सेल्सियस है और ज्यादा है। सोर्स क्या है इसका, बीफ फैट, बटर फैट, कॉटन सीड ऑयल एंड लार्ड। देन स्टीयरिक एसिड, सेम सोर्स, melting point 70 degree Celsius. Then arachidonic acid, total number of carbon 20, melting point 76 degree Celsius. Peanut oil. So these all are the saturated fatty acid. Now unsaturated में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है palmitoleic acid, total number of carbon 16, source cod liver oil, butter fat oil. अब यहां देख लीजिए melting point -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ स्लाइड को। फिर देखो ओलिक एसिड बेटा, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मेल्टिंग पॉइंट 13 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए पॉलीअनसैचुरेटेड लिनोलेनिक एसिड -5 मेल्टिंग पॉइंट, सोर्स कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, लिंसीड ऑयल एक्सेट्रा। लिनोलेनिक एसिड, लिंसीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, एराचिडनोइक एसिड, linseed oil, animal tissues, -50 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे यहां देखो देखने वाली बात क्या है, मेल्टिंग पॉइंट पर ध्यान दो। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट देखो 54 से शुरू हो रहा है, जब सारे सिंगल बॉन्ड हैं, फिर एक डबल बॉन्ड हुआ तो कम हो गया, और डबल बॉन्ड बढ़ गया तो और कम हो गया। देखो -1 और -5, -1 और -11, -1 और -50। ये -50 कम है ज्यादा है, कम है, कम हो रही, नेगेटिव तरफ में जा रही है। तो जैसे जैसे आप अपने मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका, समझ रहे हो। और जब जिस चीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म। किस चीज है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। नाउ द सेम थिंग जो अभी हमने डिस्कस किया, देखिए आप यहां देख सकते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फैटी एसिड का, Fa मींस द फैटी एसिड, वो अफेक्टेड होता है दो चीजों से। पहली चीज तो कार्बन का, या कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं, कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड कितने, कौन सा कार्बन, हेड वाला टेल वाला, जो टेल पार्ट है, जो टेल पार्ट में कार्बन लगे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। जो टेल पार्ट में कार्बन लगा है, या आई एम सॉरी नॉट टेल पार्ट, जो टेल का, जो टेल पार्ट में कार्बन लगे हैं, उन कार्बन में कितने डबल बॉन्ड हैं, उनकी संख्या क्या है, जितने सारे डबल बॉन्ड उतना ही ज्यादा की कम मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट। मैंने दिखाया आप लोगों को, जैसे जैसे डबल कम बॉन्ड मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अभी देखा तो आप मेल्टिंग लोगों पॉइंट ने, कम होगा। अभी ये देखो मैं फिर दिखा रहा हूं उनको प्रेजेंटेशन हुई, ये देखो 6 से देखो, ध्यान से देखो, आ गया तुम्हारे लैपटॉप में, आ गया प्रेजेंटेशन। यस सर। अब देख लो, सेचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, 54 डिग्री जब कोई डबल बॉन्ड नहीं, एक डबल बॉन्ड जुड़ा तो -1 डिग्री, और एक से ज्यादा जुड़ गया तो -50 डिग्री। कम हो रहा है ना, अभी बताया मैंने पूरा फंडा, ठीक। ये फिलॉसफी है, दिस इज द ट्रूथ, कि जैसे जैसे आपका फैटी एसिड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट घटता जाएगा। देख लीजिए, मोर डबल बॉन्ड लेसर द मेल्टिंग पॉइंट, या लो इज द मेल्टिंग पॉइंट, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। और जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ेगी,
जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ेगी, जिस तरीके से आप कार्बन की लेंथ बढ़ाते जाएंगे, उस तरीके से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा बताओ? सर क्योंकि नंबर वेंडर ऑफ वॉल कार्बन फोर्स आइटम का इंक्रीज। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से सर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, फिर से बताओ, फिर से बताओ, क्या कह रहे हो? उज्जवल, उज्जवल बोल रहा है ना? यस सर। हाँ उज्जवल बताओ, क्यों बढ़ जाएगा बताओ सारस। सर नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे तो मॉलिक्यूल बड़ा हो जाएगा, उसकी वजह से उसमें वेंडर वॉल फोर्स बढ़ जाएगा, इसकी वजह से दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अच्छा, और सर यानी इसीलिए सर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाँ, और जैसे जैसे उसका गुड, और जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाएंगे, अपने मॉलिक्यूल को बढ़ाते जाएंगे, चेंज को, तो उसके अंदर अगर अगर उसके अंदर आप सेचुरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, सेचुरेशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ रीजन। तो जो भी प्लांट के सोर्स से हमको फैटी एसिड मिल रहा है, जो फैटी एसिड हमको प्लांट के सोर्स से मिल रहा है, जनरली दे आर अनसेचुरेटेड। जनरली, यूजुअली, मैं ये नहीं कहूंगा सारे हैं, जनरली दे आर। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन ऑयल, हम सुना सोयाबीन ऑयल का आजकल मार्केट में आता है ना भाई। यस सर। So the soybean oil do contains the unsaturated fatty acid, and it is recommended if the person who are suffering from the cardiovascular diseases, or they are having heart diseases or certain problems related like this, तो उनको unsaturated fatty acids को, या ओमेगा फैटी एसिड का भी नाम सुना होगा आपने, ओमेगा फैटी एसिड, तो ओमेगा फैटी एसिड को उन लोगों को अपनी डाइट में रखना चाहिए, अपनी डाइट में उनको मिलाना चाहिए। हेलो सर। हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। सर ये डबल बॉन्ड से सर मेल्टिंग पॉइंट घट क्यों जाता है? देखिए, जब अनसेचुरेशन बढ़ता चला जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका पैटर्न है स्ट्रक्चर का, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी अल्टीमेटली चेंज होगा। जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आने के लिए हमारे पास होना क्या है, एक आपका जो मॉलिक्यूल है उसके कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के पैटर्न में अफेक्ट करेगा, और जब उसके पैटर्न को वो अफेक्ट करेगा, तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, वो बढ़ता चला जाएगा, वो अल्टीमेटली घटता चला जाएगा। देखिए, जैसे कि यहीं पर जब हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दो फॉर्म में एग्जिस्ट किस किस फॉर्म में कर रहा है? वो अपने स्टीरियोटाइप की वजह से आपका मॉलिक्यूल दो अलग अलग स्टीरियो आइसोफॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। सिस ट्रांस, वो मॉलिक्यूल आपके पास में है, सिस है और ट्रांस है, जिसको हम लोग यहां पर खुद भी अभी एक थर्ड फॉर्म की तौर पे हम इसको यहां पर अभी क्लासिफाई करेंगे। तो देखिए, सिस और ट्रांस, या ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोफॉर्म है, विच इज द थर्ड कैटेगरी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, इस सिस और ट्रांस फॉर्म में जनरली जो आपके नेचुरल फैटी एसिड्स हैं, वो यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं सिस फॉर्म में। देखिए यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, जितने भी नेचुरल फैटी एसिड्स हैं, दे एग्जिस्ट इन सिस कॉन्फ़िगरेशन, और जो आर्टिफिशियल फैटी एसिड्स हैं, दे आर एग्जिस्ट इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोजनेशन। Now what, or now how this affects the physical property of the molecule? किस तरीके से ये जो हमारे पास सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी को या किसी मॉलिक्यूल के मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है। देखिए कैसे करता है ये। जो ज्योमेट्रिकल आइसोफॉर्म्स हैं या जो स्टीरियोटाइप्स हैं, तो अगर आपका मॉलिक्यूल जो है, या जनरली जो नेचुरल फैटी एसिड्स हैं, दे फॉर्म अ जिगजैग। जो नेचुरल फैटी एसिड्स हैं जो सेचुरेटेड हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उज्जवल, मेरी बात सुन रहे हैं आप? उज्जवल, यस सर सुन रहा हूँ। यस सर। जो आपके पास में सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं,
वो क्या करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर को आप अगर देखेंगे तो दीज स्ट्रक्चर्स दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ अ जिगजैग पैटर्न. जिगजैग पैटर्न होता है ना भाई, अप डाउन अप Yes, डाउन, जिगजैग पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं. और बिकॉज ऑफ सच जिगजैग पैटर्न दे हैव एन एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर. However, once the temperature is increases, some bonds within their structure gets rotated, and this ultimately affects to extend its physical property, including the melting point. Now, when the same molecule, जो वही molecule है, that contains double bond or unsaturation, and because उस unsaturation की वजह से उस molecule के जो bonded carbon है, जिनमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है दोनों तरफ में, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है दोनों तरफ में, उसमें किस तरह का फंक्शनल ग्रुप आगे या उस दोनों कार्बन में लगा हुआ है. बल्कियर वन अगर एक तरफ होगा तो क्या कहलाएगा, वो सिस. और अगर बल्कियर वन दोनों तरफ लगा होगा, अलग अलग तरफ लगा होगा, तो इट इज ट्रांसफॉर्म. नाउ दिस सिस और ट्रांसफॉर्म और मोर इंपॉर्टेंटली जो सिस फॉर्म में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा मॉलिक्यूल का, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का, जहां पर जो मॉलिक्यूल है जो आपका फैटी एसिड है जो सिस फॉर्म में है, वो क्या करेगा, उसके जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, उसका जो स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन है या जो स्पेशियल आइसोफॉर्म्स है, उनको क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर देगा, क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर. एंड दिस विल अफेक्ट दिस फिजिकल प्रॉपर्टी. Not only physical property, that is the melting point, but also this configuration or this spatial arrangement will causes the molecule to exist in a particular configuration. ये जो क्लोज पैकिंग हो पाएगी उसकी वजह से वो सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसके मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करेगा, ये एक चीज और करेगा. ये क्या करेगा वहां पे कि जो वो मॉलिक्यूल है फैटी एसिड का, उसको एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन देगा. जैसे कि ओलिक एसिड जो है वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एल कॉन्फ़िगरेशन में, और एराचिडोनिक एसिड जो है बिकॉज ऑफ द किंक इट एग्जिस्ट इन द यू शेप. And this suitable configuration of this form not only affects the packing, वो सिर्फ उसकी पैकिंग को अफेक्ट नहीं करेगा, but this also affects its physical properties. Contrary, अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रांस के साथ में, ट्रांस आइसोफॉर्म के साथ में, वहां पर क्योंकि जो बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं, क्योंकि जो बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं वो किस तरफ में, ट्रांस में अलग अलग तरफ में है. जो कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे जो बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग प्लेन में हैं या अलग साइड पे हैं डबल बॉन्ड के, जिसकी वजह से इसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, इसका जो पैकिंग है, वो बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा. एंड हेंस नॉट ओनली दे हैव अ डिस्क्रिमिनेटिव इफेक्ट इन द पैकिंग, बट इट ऑल्सो हैव a difference
in the bonding or difference in the physical property, or they do have differ melting point among themselves. ओके सर. वन मोर थिंग, एक चीज और मैं आपसे बताऊं यहां पे, जनरली जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जहां पर नेचुरल फैटी एसिड होते हैं, तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि दीज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर द डेडिकेटेड मेम्ब्रेन एंड दे मेम्ब्रेन्स आर द फ्लेक्सिबल. कहते हैं ना भाई हम लोग कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर द डेडिकेटेड मेम्ब्रेन एंड दे आर फ्लेक्सिबल इन द नेचर. क्या कारण है कि हम उनको कहते हैं डेडिकेटेड मेम्ब्रेन है या फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है? उसका रीजन जो है वो ये सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, या जो आपका फैटी एसिड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट हो रहा है. उसकी वजह से उन मेम्ब्रेन्स में या उन मेम्ब्रेन्स को हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है दैट बिकम्स थिनर, वो और पतली हो जाती हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. सो हाउ दिस मॉलिक्यूल, फैटी एसिड मॉलिक्यूल गेट पैक्ड, हाउ इट्स गेट अरेंज्ड. देखिए, सिंगल मॉलिक्यूल बहुत लंबी कार्बन की चेन, ठीक है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का बेंडिंग पैटर्न जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसमें किसी तरह का बेंडिंग पैटर्न नहीं आ रहा है, तो इट इज हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. एंड कार्बन का चेन विच इज पैक्ड क्लोजली, विच इज हैविंग अ क्लोज पैकिंग, आसानी से बेंड हो रहा है वो, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन. प्रोमिनेंटली द सिस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि उस स्ट्रक्चर पे पर्टिकुलर पैकिंग की तरफ लेके जा रहा है. तो वहां पर एक स्ट्रेट चेन के कंपैरिजन में, जो चेन लंबी है उसके कंपैरिजन में एक चेन जो पैक्ड है, उन दोनों का ही जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपस में डिफर करेगा. नाउ जनरली, हाँ उज्जवल, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर. जनरली जो नेचुरल फैटी एसिड्स हैं वो सिस फॉर्म में रहेंगे या सिस कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे, और जो आर्टिफिशियल फैटी एसिड्स हैं वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे. अब ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आता कहां से है? This trans configuration is produced artificially by a process known as hydrogenation. And it is usually recommended to take either in a less quantity, or it is better to avoid the fatty acids which are present in the geometrical isoform, more specifically as or in trans configuration. So this much is all for today's class. One more thing I want to discuss here, but the time is not here anyhow. We don't have any more time. Although I have to discuss that particular thing slightly. You do have also known something known as omega fatty acids. नाम सुना? Omega fatty acids. नाम सुना आप लोगों ने? यस सर.
क्या होते हैं? देखिए ओमेगा फैटी एसिड जो इनका नाम है, तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, अगर आप उससे सिंबॉलिकली नंबरिंग करते हैं तो कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, फिर गामा, उसके बगल वाला गामा, फिर डेल्टा। जो ओमेगा के लिए नंबरिंग हम लोग करेंगे, ओमेगा फैटी एसिड के लिए उसकी नंबरिंग हम लोग करेंगे कहां से? टेल कार्बन एटम से। टेल, यहां से नहीं, हेड से नहीं, टेल से। तो मुझको आप लोग याद दिलाइएगा नेक्स्ट टर्म में, जब भी हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा तो मैं ओमेगा फैटी एसिड्स को भी बताऊंगा आप लोगों की ओमेगा फैटी एसिड्स क्या हैं, और इसका भी हम लोग जो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसको भी हम लोग वहां पर डिस्कस कर लेंगे। So this much is all for your today's class. If anyone is having any query, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। And now I hope you have another class also. So thank you for today's class. Thanks a lot. So that's all. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir.